नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ये भाग 5 है। भाग 4 हम पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने इन चारों भागों को नहीं देखा है तो इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर वहां पर आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, वहां पर भी आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले उन वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आप इन 30 प्रश्नों को देखिएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अंत में हमें बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स के माध्यम से बताना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का। उद्देश्यों से उनकी प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए कौन सी वैज्ञानिक विधि का उपयोग होता है? प्रणाली एवं व्यवस्था, प्रणाली उपागम या फिर कठोर एवं कोमल उपागम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रणाली उपागम। याद रखिएगा, उद्देश्यों से उनकी प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए प्रणाली उपागम वैज्ञानिक विधि का उपयोग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखीय अभिक्रमिक कहा जाता है, साखी अभिक्रमिक कहा जाता है, दोनों को कहा जाता है, या फिर अवरोही अभिक्रमिक को कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा रेखीय अभिक्रमिक को कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है, उसे रेखीय अभिक्रमिक कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला और सरल सा प्रश्न है। किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, क्या होता है? मदरबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, एएलयू होता है, या फिर कंट्रोल यूनिट होता है। सरल सा प्रश्न है। जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को पता होगा कि जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वो कौन सा होता है? सीपीयू होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला का प्रयोग किया जाता है, किस हेतु किया जाता है? विशिष्ट गुणों के विकास हेतु किया जाता है, व्यक्तित्व को ढालने के लिए किया जाता है, दबे एवं बर्दाश्त न किए जा सकने वाले अंतर्नोद के प्रगटीकरण हेतु किया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर नृत्य, ड्रामा एवं शिल्पकला के बारे में पूछा गया है कि इनका प्रयोग किया जाता है, किस हेतु किया जाता है? तो ये विशिष्ट गुणों के विकास हेतु भी किया जाता है, व्यक्तित्व को ढालने के लिए भी किया जाता है, और दबे एवं बर्दाश्त ना किए जा सकने वाले अंतर्नोद के प्रगटीकरण हेतु भी किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है। बाल केंद्रित शिक्षा बल देती है, किस पर बल देती है? बाल केंद्रित शिक्षा अधिगमकर्ता की सक्रियता संलग्नता पर बल देती है, अधिगम करने के विभिन्न तरीकों पर बल देती है, अधिगम मध्यस्थता पर बल देती है, या फिर प्रत्यात्मक विकास पर बल देती है बाल केंद्रित शिक्षा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो बाल केंद्रित शिक्षा है ये अधिगमकर्ता की सक्रियता संलग्नता पर बल देती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। एक लंबे व्याख्यान देते हुए अध्यापक को बीच में विराम लेना चाहिए, लगातार बोलना चाहिए, बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, या फिर अपनी भाव भंगिमा बदलनी चाहिए? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा एक लंबे व्याख्यान देते हुए अध्यापक को बीच में प्रश्न पूछने चाहिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय का परिचय देने के लिए दी जाती है, स्पष्टीकरण दी जाती है, प्रस्तुति दी जाती है, प्रस्तावना को दिया जाता है, या फिर आत्मानुभूति को दी जाती है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय का परिचय देने के लिए प्रस्तावना दी जाती है। आपने देखा होगा यदि कोई सा विषय हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? वहाँ पर प्रस्तावना मिलेगा, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। जिस विधि में पहले उदाहरण व बाद में नियम बताए जाएं वहाँ विधि कौन सी है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पहले उदाहरण व बाद में नियम बताए जाएं उस विधि को क्या कहते हैं? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोगात्मक विधि, या फिर अध्यापन विधि? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उस विधि को आगमन विधि कहा जाता है जिसमें पहले उदाहरण व बाद में नियम बताए जाए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सी छात्र केंद्रित विधि नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। इन चारों विकल्पों में से कौन सी
छात्र केंद्रित विधि नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। व्याख्यान, प्रायोजना, समस्या समाधान या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा व्याख्यान। याद रखिएगा, जो व्याख्यान है ये छात्र केंद्रित विधि के अंतर्गत नहीं आती है। प्रायोजना, समस्या समाधान ये दोनों ही छात्र केंद्रित विधि के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान के तत्व है, लक्ष्य व उद्देश्य है, उद्देश्य व संरचना है, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन है या फिर उपरोक्त सभी हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शिक्षण प्रतिमान के तत्व के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि लक्ष्य व उद्देश्य, उद्देश्य व संरचना और सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन ये तीनों ही शिक्षण प्रतिमान के तत्व है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा सूचना प्रक्रिया स्रोत प्रतिमान है, सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान है, सामाजिक प्रक्षा प्रतिमान है, प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान है या फिर जूरिस प्रोटेशनियल प्रतिमान है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान सूचना प्रक्रिया स्रोत प्रतिमान है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संप्रेषण के दौरान कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इन चारों विकल्पों में से संप्रेषण के दौरान कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। गलत प्रत्यक्षीकरण है, पूर्व अधिगम है, जरूरत से अधिक चिंता है या फिर अपूर्ण जिज्ञासा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पूर्व अधिगम। याद रखिएगा, पूर्व अधिगम संप्रेषण के दौरान मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत हैं। यहाँ पर श्रेष्ठ संप्रेषण के आपको सिद्धांत कौन सा है, इसके बारे में आपको बताना है। सूचनाओं की स्पष्टता, पर्याप्त सूचनाएं, सूचनाओं का प्रसारण या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सूचनाओं की स्पष्टता, पर्याप्त सूचनाएं और सूचनाओं का प्रसारण ये तीनों ही श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निष्पत्ति प्रत्ययी प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। इंपोर्टेंट प्रश्न है। डीवी थे, ब्रूनर थे, पियाजे थे या फिर आशुबेल थे। इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा निष्पत्ति प्रत्ययी प्रतिमान के जो प्रतिपादक थे वो ब्रूनर थे। कौन थे? ब्रूनर। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्यतः किन कठिनाइयों से संबंधित है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पठन से हैं, वाचन से हैं, वाचन व श्रवण से हैं या फिर सिर्फ श्रवण से हैं। तो यहाँ पर डिसलेक्सिया के बारे में पूछा गया है, तो ये पठन संबंधित विकार है, यानी कि पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है बच्चे को डिसलेक्सिया में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालक में बुरी आदतों के विकसित होने का मुख्य कारण है। यहाँ पर बुरी आदतों के विकसित होने का कारण आपको बताना है। बालक में एकांकीपन है, सामाजिक तुष्टिकरण है या फिर पारिवारिक झगड़े हैं या फिर ये तीनों हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा एकांकीकरण, सामाजिक तुष्टिकरण और पारिवारिक झगड़े, ये तीनों ही बालक में बुरी आदतों के विकसित होने का मुख्य कारण है। ये तीनों ही, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बच्चों की गणित सीखने संबंधी अक्षमता कौन सी है। अग्रेफिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिसलेक्सिया है, सरल सा प्रश्न है। जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर आपको सभी को पता होगा कि जो बच्चे की गणित सीखने संबंधी अक्षमता है वो डिस्कैल्कुलिया है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलिया से आप याद कर सकते हैं। कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर का उपयोग कहाँ होता है? गणित सीखने में होता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है इसके बारे में आपको पता भी होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वहाँ बालक है कुसमायोजित है, सामान्य है, पिछड़ा है या फिर विकलांग बालक है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है वहाँ बालक किस प्रकार का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वहाँ बालक कुसमायोजित प्रकार का बालक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा कारण पिछड़ेपन का नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या फिर स्वस्थ वातावरण। तो जाहिर सी बात है चारों विकल्पों में से आप समझ ही गए होंगे कि राइट आंसर हमारा स्वस्थ वातावरण होगा। स्वस्थ वातावरण पिछड़ेपन का कारण नहीं है। सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष और विशिष्ट पिछड़ापन, ये तीनों ही पिछड़ेपन के कारण हैं। यहाँ पर हमारा स्वस्थ वातावरण ये पिछड़ेपन का कारण नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा।
चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। मानसिक संघर्ष, राजनीति, प्रबल कामना या फिर मंदबुद्धिता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा राजनीति। राजनीति बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। बाकी मानसिक संघर्ष, प्रबल कामना और मंदबुद्धिता ये तीनों ही बाल अपराध के मनोवैज्ञानिक कारक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, थ्रस्टन का बुद्धि सिद्धांत जाना जाता है, यानी कि बुद्धि का जो सिद्धांत थ्रस्टन द्वारा दिया गया है वो कौन सा दिया गया है। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत या फिर समूह कारक सिद्धांत। तो यहाँ पर थ्रस्टन द्वारा पूछा गया है बुद्धि का सिद्धांत, तो याद रखिएगा इन्होंने समूह कारक सिद्धांत दिया है। थ्रस्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया है। बाकी एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत, इन तीनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो एक कारक सिद्धांत है ये अल्फ्रेड बीने द्वारा दिया गया है, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा दिया गया है और बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बीने द्वारा दिया गया है, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा दिया गया है, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है और समूह कारक का सिद्धांत थ्रस्टन द्वारा दिया गया है। आई होप आप समझ ही गए होंगे कि चारों सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से समस्या बालक नहीं है, यानी कि समस्यात्मक बालक कौन सा नहीं है। चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, मंद बुद्धि वाला या फिर माता पिता का कहना ना मानने वाला। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मंद बुद्धि वाला जो बच्चा होगा दोस्तों ये समस्यात्मक बालक नहीं होगा। बाकी चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला और माता पिता का कहना ना मानने वाला, यह तीनों ही बालक किस प्रकार के श्रेणी में आते हैं, समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर ये सभी। बुद्धि एवं सृजनात्मकता के बीच आपको बताना है किस प्रकार का संबंध होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा धनात्मक होता है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। सरल सा प्रश्न है क्योंकि मैं पहले जो वीडियो है उसमें इस प्रश्न का आंसर बता चुका हूँ। केटल है, फ्रायड है, आलपोर्ट है या फिर बीने हैं। तो राइट आंसर होगा फ्रायड। याद रखिएगा मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो फ्रायड है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पास एलांग टेस्ट का विकास किसने किया। पास एलांग टेस्ट दोस्तों ये बुद्धि परीक्षण के 5 बौद्धिक उप परीक्षण में से एक है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि पास एलांग टेस्ट का विकास किसके द्वारा किया गया। अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया, मार्गन के द्वारा, बिनेट के द्वारा या फिर टेलर के द्वारा। तो याद रखिएगा पास एलांग टेस्ट का विकास अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया। वर्ष 1953 में प्रोफेसर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में किया गया था और इस बुद्धि परीक्षण के 5 बौद्धिक उप परीक्षण बताए थे। कितने बताए थे, 5 बताए थे। कौन कौन से, हॉल्ज ब्लॉक टेस्ट, पास एलांग टेस्ट, आकृति निर्माण टेस्ट और चौथा है तात्कालीन स्मृति टेस्ट और 5वां है तस्वीर निर्माण टेस्ट। ये 5 प्रकार के टेस्ट बताए थे जो कि बौद्धिक उप परीक्षण हैं। उसी में से एक है पास एलांग टेस्ट जिसका विकास अलेक्जेंडर द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शील गुणों पर, त्वचा एवं बालों के रंग पर, सामाजिकता पर या फिर शारीरिक रचना पर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शेल्डन ने व्यक्तित्व को शारीरिक रचना के आधार पर वर्गीकृत किया है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब किया है इसके बारे में पूछे तो याद रखिएगा शेल्डन ने 1990 में शारीरिक रचना के आधार पर वर्गीकृत किया है जिसे सोमेटोटाइट सिद्धांत कहा गया है। याद रखिएगा इसे क्या कहा गया है, सोमरेटोटाइट सिद्धांत भी कहा गया है। और शेल्डन ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। याद रखिएगा शेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं।
कौन कौन से? एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एंटोमॉर्फी, ये 3 प्रकार बताएं सेल्डन ने। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, सेल्डन ने 1990 में शारीरिक रचना के आधार पर वर्गीकृत किया था, जिसे सोर्मेटोटाइट सिद्धांत भी कहा गया है। सेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एंटोमॉर्फी, ये 3 प्रकार बताए हैं सेल्डन ने व्यक्तित्व के, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, सील गुण मॉडल किसने प्रस्तुत किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। गार्डनर ने, पेट्राइट्स ने, सेल्वे ने या फिर गोलमैन ने? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, जो सील गुण मॉडल प्रस्तुत किया है वो पेट्राइट्स ने किया है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या कुसमायोजन का कारण नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा कुसमायोजन का कारण नहीं है? शारीरिक विकृति, लैंगिक भेदभाव, स्थिरता या फिर अत्यधिक उच्च महत्वाकांक्षाएं? तो यहाँ पर कुसमायोजन का कौन सा कारण नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा स्थिरता। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है, उत्तरदायित्व का स्थानांतरण है, सचेतन व्यवहार है, प्रतिरक्षा विवाद का साधन है या फिर व्यक्तित्व का रक्षा कवच है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया है दोस्तों, ये व्यक्तित्व का रक्षा कवच है। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए लास्ट प्रश्न है, निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जन्मजात अभिप्रेरक के बारे में पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा नहीं है? सुरक्षा, प्यास, निंद्रा या फिर भूख? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सुरक्षा। सुरक्षा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं होता है। प्यास, निंद्रा और भूख ये तीनों ही जन्मजात अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर पहला वाला होगा। तो आज के 30 प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान के दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबाना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।